ओके, सो टैक्स फाइलिंग सीजन इज हियर एंड आपको ऐसी 7 मिस्टेक्स नहीं करनी है एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग, यदि आप खुद कर रहे हो तो। यदि आप हमारे थ्रू करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जहां पे आप टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अगर चूक गए तो आपको कहीं ना कहीं बाद में पेनल्टी, इंटरेस्ट और नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज आर्टिकल फ्रॉम ईटी वेल्थ, वहां से हम क्लूज ले रहे हैं एंड वी आर जस्ट रनिंग यू थ्रू दिस। सो वी थैंक ईटी वेल्थ फॉर दिस ब्यूटीफुल आर्टिकल। सो जस्ट वॉकिंग यू थ्रू दिस 7 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है टू अवॉइड पेनल्टीज एंड रिजेक्शंस ऑफ रिटर्न्स एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग। सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स देखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे जो आपको अपने जहन में रखनी है और आईटीआर फाइलिंग करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज आपको ये देखना है इसके बहुत सारे आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5। कौन कौन से फॉर्म्स किस किस चीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एंड डू नॉट फाइल द रॉन्ग रिटर्न अननेसेसरली, क्योंकि आपको वो वापस से भरने के लिए बोला जा सकता है। कुछ कुछ टैक्स की ड्यू डेट्स या टैक्स टाइम आ रहा है, तो पहले ट्रेडिशनली जनरली 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर, 31 जुलाई was the last due date to tax filing, बट दिस टाइम इट इज 15 सितंबर। क्यों? क्योंकि इस बार बजट में, जुलाई 2024 में जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें काफी चेंजेस आए हैं और बैकएंड में अभी हम बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। और उसकी वजह से इंटरनली आईटी डिपार्टमेंट ने जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर 2025 कर दी है। यदि आपने इस डेडलाइन को मिस कर दिया तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम होता है टू फाइल योर टैक्सेस, बट विद अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, और 5000 रुपए की पेनल्टी अगर आपकी 5 लाख से इनकम ज्यादा है तो। दूसरी डेडलाइन 31 अक्टूबर है फॉर इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 विद एन ऑडिट, जिनके पास ऑडिट लगना है। जो नॉन ऑडिट केसेस हैं उनकी 15 सितंबर है। अगेन अगर ड्यू डेट मिस होती है तो 31 दिसंबर ड्यू डेट तक आप, नेक्स्ट ड्यू डेट तक जो डेडलाइन है वहां पे आप कर सकते हो। अगर 31 दिसंबर भी किसी की मिस हो जाती है तो आप आने वाले 4 सालों तक, 4 इयर्स तक, विथ एन एडिशनल टैक्स रेट ऑफ 25%, 50%, 60% एंड 70%, आप एडिशनल टैक्स पे करके जो भी आपका ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर आप अपडेटेड रिटर्न्स फाइल कर सकते हो 4 सालों तक। पहले ये 2 साल तक का टाइम दिया जाता था, अब 4 साल दे दिया गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी इनकम 2.5 लाख, 5 लाख या टैक्सेबल इनकम से कम है तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देर आर मेनी टाइम्स वेयर इवन इफ यू आर एग्जेम्प्टेड, अगर आपकी इनकम, आप इनकम स्लैब से नीचे, टैक्सेबल इनकम से नीचे भी है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो 2.5 लाख तक की नॉन टैक्सेबल लिमिट थी। 60 एंड 80 ईयर्स के अगर आप हो तो 3 लाख तक की, और अगर आप 80 ईयर्स से ऊपर हो तो 5 लाख तक की आपकी एग्जेम्प्ट इनकम थी। नए टैक्स रिजीम में वो 3 लाख कर दी गई थी। एंड अगर आपका 75 ईयर्स से ऊपर हो और आपकी इनकम, पेंशन इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम पे अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत पड़ती है, सो दैट आपको वो रिफंड मिल सके। अगर आपको टैक्स रिफंड मिलना है तो आपको करना है, अगर टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है तो आपको करना है, अगर आपको लोन, पासपोर्ट, वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। एंड अगर आपके कोई बिजनेस लॉसेज हुए हैं या कोई कैपिटल लॉसेज हुए हैं कैपिटल गेन्स के अंडर, तो भी आपको रिटर्न्स टाइमली फाइल करना जरूरी है, सो दैट आप उस लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सको, भले ही आप टैक्सेबल लिमिट से नीचे आते हो तो। उसके साथ साथ अगर आप कोई फॉरेन इनकम या आप फॉरेन एसेट्स होल्ड करते हो तो भी आपको टैक्स फाइल करना जरूरी है। आप एक कंपनी हो, यू आर अ कंपनी, वेदर लॉस और प्रॉफिट, आपको टैक्स फाइल करना जरूरी है, इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। आपने 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर रखा है अपने सेविंग्स अकाउंट में, या 1 करोड़ से ज्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर रखा है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आपने फॉरेन, विदेश यात्रा करी और 2 लाख से ज्यादा आपने स्पेंड करा विदेश यात्रा में, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ओवर अ ईयर 1 लाख से ज्यादा होता है, आपका बिल जो आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, मान लीजिए एसी वगैरह सब कुछ मिला के, ठंडा गर्म मौसम मिला के, कभी 10,000 कभी 15,000, 1 लाख से ऊपर अगर पहुंचता है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आपका टीडीएस टीसीएस अगर 25,000 और 50,000, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर वो भी आपका इससे ऊपर गया है, आपका डिडक्ट हुआ है, तो आपको एनी विच उसको रिफंड पाने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना है, तो भी जरूरी है। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, या अगर आपका प्रोफेशनल टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, भले ही आपकी प्रॉफिटेबल इनकम उससे कम हो, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो ये सारे कुछ कुछ
रीजंस हैं या कुछ कुछ डेडलाइंस हैं जहां पे आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। नाउ जो दूसरा मिस्टेक आप लोग कर सकते हो एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटिंग बजट 2024 चेंजेस। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। 2024 में 23 जुलाई 2024 में बजट रिलीज हुआ था और उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस करे लिस्टेड इक्विटी में, अनलिस्टेड शेयर्स में, इमूवेबल प्रॉपर्टीज में और फिजिकल गोल्ड में। 23 जुलाई 2024 से पहले आप देखोगे लिस्टेड इक्विटी में 10% का कैपिटल गेन, मतलब अगर कैपिटल गेन होता था तो 10% का कैपिटल गेन लगता था, जो कि 23 जुलाई के बाद 10% की बजाय अब 12.5% लगेगा। पहले 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, विच इज 1 ईयर। अब वो 1.25 लाख कर दी गई है। 23 जुलाई 2024 से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% हुआ करता था, अब वो 20% कर दिया गया। सो दिस इज अबाउट लिस्टेड इक्विटी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, ईटीएफ्स हो, मॉडल फंड्स हो, पीएमएस हो, एनीथिंग। अगर 1 साल से ऊपर का टाइम होराइजन है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, 10 से 12.5% कर दिया गया है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 12 महीने से पहले ही यदि आपने रिडेम्पशन कर लिया, स्विचिंग कर ली, तो पहले 15% था, अब 20% कर दिया गया है। और पहले 1 लाख तक की छूट थी, अब 1.25 लाख तक की छूट है। ये तो लिस्टेड इक्विटी की बात हो गई। अनलिस्टेड इक्विटी में पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ करता था, जो कि इट्स अ गुड मूव, अब 12.5% कर दिया गया है अगर 24 मंथ से ज्यादा आपका होल्डिंग पीरियड है। आजकल अनलिस्टेड स्टॉक्स की बहुत सारी चर्चा चल रही है, तो यदि आप अनलिस्टेड स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हो और 1 साल के बजाय आप 2 साल तक होल्ड कर लेते हो अनलाइक लिस्टेड इक्विटी, तो आपका टैक्सेशन सेम एज लिस्टेड इक्विटी हो जाएगा अगर 23 जुलाई के बाद आप इसमें इनरोल करते हो या बेचते हो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स डेट स्लैब रेट विच मीन 2 साल से पहले यदि आप अनलिस्टेड इक्विटी में कोई भी मूवमेंट करते हो तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉपर्टी के केस में पहले 20% था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब 12 विथ इंडेक्सेशन। पहले ऐसे ही अनलिस्टेड इक्विटी में भी था, अब 12.5% हो गया। बेसिकली द गवर्नमेंट इज वांटिंग अ यूनिफॉर्म टैक्स स्लैब। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जब हम कोई भी रियल एस्टेट खरीदते हैं और उसको बेचते हैं 2 साल बाद, तो 12.5% का टैक्स लगेगा। पहले 20% का लगता था इंडेक्सेशन वैल्यू के साथ। तो प्रोबेबली इट्स अ वेलकम मूव अगेन फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, जहां पे उनका टैक्स स्लैब कम लग जाएगा। अगर 2 साल से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा, जो कि टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। फिजिकल गोल्ड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, सिर्फ फर्क यह है कि यहाँ पे जो होल्डिंग पीरियड पहले हुआ करता था 3 साल हुआ करता था 20% इंडेक्सेशन के साथ, अब इसको भी 2 साल कर दिया है 12.5% इंडेक्सेशन के साथ। पहले टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से चलता था अप टू 2 ईयर्स, अब अभी भी टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से भी है अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 23 जुलाई 2024 इज द डेट टू वॉच आउट फॉर। सो जो इन्वेस्टर्स असेसीज 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में अगर उन्होंने कोई भी इन सब यूनिट्स में ट्रेडिंग करी है, चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, तो उनको इस चीज का कंसिडरेशन अपने आईटीआर फाइलिंग में दिखाना है। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं जो नए फॉर्म्स निकले हैं उसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। So that is the second mistake which you should avoid. The third, which is a very common mistake, which is called not reconciling with Form 26AS and AIS, Annual Information Statement नाम की कोई चीज़ होती है। जब आप ITR वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वहाँ से निकलती है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगे, आपके TCS TDS कटे हुए, आपने क्या बैंक मूवमेंट्स करी, म्यूचुअल फंड्स का, बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो आपको रिकनसाइल करके ही आपको ITR फाइल करना है। बहुत से लोग आलस कर जाते हैं उसको रिकनसाइल करने के लिए। एफडीज बहुत सारी होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर टीडीएस ही नहीं कटा है, आप सिर्फ फॉर्म 26 देख लेते हो, एआईएस नहीं देखते। वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिकनसाइल करनी चाहिए। सो दैट्स द थर्ड थिंग। द फोर्थ इज नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। एज ए सेट के हर एक चीज़ पे टीडीएस नहीं कटता है। एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स पे टीडीएस नहीं कटता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन आप मिस आउट कर सकते हो। यू विल हैव टू फाइल एंड यू विल हैव टू डिस्क्लोज दैट इनकम व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। सिमिलरली इंटरेस्ट इनकम हो गई, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आजकल कितने लोगों ने ले रखे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, तो वो सब टैक्सेबल इनकम होती है, जो कि लोग, क्योंकि इट्स नॉट सब्सटेंशियल, उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। क्योंकि 10,000 15,000 की लिमिट जो भी होती है वो आप थ्रेशोल्ड के ऊपर नीचे रहते हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो टीडीएस नहीं कटता है, इसलिए आप उसको डिस्क्लोज भी नहीं करो। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। सो दैट इज द फोर्थ मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड। द फिफ्थ इज नॉट रिपोर्टिंग एग्जेम्प्ट इनकम। एक तो होता है कि आप अपनी इनकम ही रिपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि टीडीएस टीसीएस नहीं कटा है। एक होता है कि मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है, एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम है, मेरी एग्जेम्प्ट इनकम है, मैं क्यों रिपोर्ट करूं। सो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। एक अलग से सेक्शन बना रहता है जहां पे आप एग्जेम्प्ट इनकम में जो जो आपको आता है, जैसे मान लीजिए पीपीएफ का इंटरेस्ट है, वो एग्जेम्प्ट इनकम है, बट आपको डिक्लेयर करना है, आपको लिखना चाहिए। ऐसे ही आपका एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्जेम्प्ट इनकम है, बट आपको मेंशन करना है।
देन द सिक्स्थ मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड इज, अगर आप एक एम्प्लॉय हो और आपने एक और दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको दो फॉर्म 16 मिले, दो डिडक्शन मिल जाते हैं दोनों कंपनीज की वजह से, तो आपको वो जो बेसिक एग्जम्पशन और बेसिक डिडक्शन लिमिट है वो आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही एम्प्लॉयर दे सकता है, बट क्योंकि आपने दो संस्था चेंज करी तो आपको दोनों संस्था से मिल जाता है। तो आपको एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग आपको वो कंसोलिडेट करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है, और फिर जो भी एडिशनल टैक्स है वो आपको जमा करना पड़ता है इन केस योर टू एम्प्लॉयर्स हैव नॉट टेकन केयर ऑफ। द सेवेंथ एंड द बिगेस्ट मिस्टेक एज फार एज HRA इज कंसर्न, तो बहुत से लोग फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, फेक पैन कार्ड्स बना लेते हैं, इट कैन बी इजिली कॉट। सो आपको HRA राइटफुली मीनिंगफुली डिक्लेयर करना है और फाइल करना है, विच मीन्स जो आप ऑनेस्टली सच में ही HRA दे रहे हो, आप बैंक ट्रांजेक्शन से सब्सटेंशिएट कर पा रहे हो, आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी आपको HRA क्लेम करना चाहिए और आपके फॉर्म 16 से वो मैच करना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है, आपने एम्प्लॉयर को कुछ और बताया, आप क्लेम कुछ और कर रहे हो, तो ये सब मिसमैच में आ सकता है और आपको बाद में फ्यूचर में ट्रबल दे सकता है। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द 7 mistakes which you should avoid at the time of ITR filing. So we are here to help you in the step by step guidance of how to file your income tax returns in the month of June, July, August and mid September and even beyond till December. And जैसे हमने कहा कि 4 साल तक के बाद भी आप ITR फाइल कर सकते हो with additional penalty of 25, 50, 60, 70% on the tax due amount. बट बाय गेट इन टू दैट, सो अभी टाइम बचा है, वी आर इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई बचा है, अगस्त बचा है, मिड सितंबर तक आपके पास ड्यू डेट है ITR फाइल करने की। सो गो हैड, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द ITR फाइलिंग सीजन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप दिए गए हुए चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल्सो यू कैन बुक अ 1-to-1 कैलेंडरली कॉल विद अस, हम उसको स्ट्रेटजी कॉल बोलते हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके आप अपनी ITR क्वेरीज हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। वी विल बी हैप्पी टू शेयर एज पर आवर बेस्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, टिल देन नमस्कार एंड जय हिंद।